हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और चैनल पर बने रहें ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके साथ ला सकें। जैसा कि आपको पता है, हम ज्योग्राफी के विषय में पढ़ रहे हैं। किसके विषय में पढ़ रहे हैं? हम ज्योग्राफी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो था उसमें हम देख चुके हैं कि अध्याय 2 के अंदर जनसंख्या वितरण के विवरणों को हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम दूसरे पॉइंटों को पढ़ेंगे। जैसे हम इस वीडियो के अंदर घनत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं और वृद्धि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो हमें इन दोनों विवरणों को मेनली दिखाएगा। तो इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। तो स्वागत है आपका सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका इस दूसरी वीडियो में। मैं प्रदीप मौर्य। शुरू करते हैं ये चैप्टर। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की, कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है और जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक तौर पर बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि होता क्या है? यह समय के एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को संदिग्ध करता है। यानी एक क्षेत्र के अंदर जो भी एक क्षेत्र के निवासी होंगे, उन्हीं की जनसंख्या को क्या करेगा? ये संदिग्ध करेगा। इसी को हम जनसंख्या एक तरीके से परिवर्तन बोलते हैं। जब जनसंख्या में परिवर्तन के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है। यानी जनसंख्या को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा तो इसे वृद्धि दर का नाम दिया जाएगा। ठीक है। जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर करके जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसे प्राकृतिक विकास कहा जाता है। ठीक है ना। यानी अगर जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों ने मृत्यु हुई, ठीक है, तो इसके बीच के अंतर में जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसे प्राकृतिक विकास बोलते हैं। ठीक है। यानी प्राकृतिक तौर पर जितने लोग मर रहे हैं, प्राकृतिक तौर पर जितने लोग पैदा हो रहे हैं, उसके अंतर में जब अगर जन्म दर ज़्यादा रहती है और मृत्यु दर कम रहती है तो इसे प्राकृतिक विकास बोलते हैं। जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि भी होती है जब कहा जाता है कि जब मृत्यु दर कम रहे और जन्म दर अधिक रहे। ठीक है ना। यानी साफ सी बात है, आपको जन्म दर अगर मृत्यु दर से अधिक होगी तभी जनसंख्या में सकारात्मक वृद्धि दर देखी जाएगी। और नकारात्मक कब होगी? सेम इसका उल्टा होगा, जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाएगी। यानी जब ज़्यादा लोग किस प्रकार से मरेंगे और पैदा कम लोग होंगे। तो ये चीज़ें जनसंख्या वृद्धि को अलग अलग रूपों में क्या करती है? दिखाती है। अब हम दूसरे इसकी घटक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण तरीके से सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक। यानी जनसंख्या परिवर्तन के 3 कौन से घटक है जिसके कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। तो हम एक एक करके इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जन्म दर की। किसकी बात करेंगे? जन्म दर की। कि जन्म दर होता क्या है? ये औसौदित एक तरीके से जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें उच्च होने और निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह कि साफ सी बात है कि प्रति 1000 बच्चों पर एक साल के अंदर जो स्त्रियों ने जितने बच्चे हुए हैं उसमें से कितने व्यक्ति उच्च हो और निम्न होने में किस प्रकार से पैदा होते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद लंबे स्तर पर जीते हैं। तो वही चीज़ें हमें जनसंख्या के परिवर्तन को, जन्म दर को दिखाता है। यानी जन्म दर अधिक होगी और बच्चे सही टाइम पे अगर सही उनको स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी तो बच्चे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। तो जन्म दर में समझ लो वृद्धि हो रही है। वरना अगर बच्चे पैदा होते जल्दी स्वास्थ्य सुविधा ना होने के कारण मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में जन्म दर कम है तो जनसंख्या में क्या होगी? कमी होगी। दूसरा टॉपिक हम लेकर चलते हैं जिसका नाम है मृत्यु दर। दूसरे टॉपिक का क्या नाम है? मृत्यु दर। मृत्यु दर में भी सेम परिभाषा होती है। मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में संकेत भूमिका निभाता है। जन्म दर वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर को से ही नहीं होती अपितु मृत्यु दर से भी होती है। यानी जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती मृत्यु दर से ही नहीं होती अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। कहने का क्या मतलब है कि
अधिक लोग किस प्रकार से जन्म ले रहे हैं, इससे सिर्फ वृद्धि नहीं होती, कम लोग मर रहे हैं, ये बात भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। थोड़ी सी मतलब डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन को इस तरीके से प्रभावित करती है कि कम से कम लोग अगर मरेंगे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में क्या होगी, अत्यधिक वृद्धि देखी जाएगी। अगला जो जनसंख्या में वृद्धि है उसका मेन टॉपिक जो है वो है प्रवास। प्रवास के विषय में हम देखते हैं। प्रवास क्या होता है? प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि उद्गम स्थान को छोड़कर जाना, गंतव्य स्थान पर आकर बसना, दोनों सम्मिलित होता है। प्रवास स्थायी और मौसमी दोनों प्रकार के हो सकते हैं और जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देते हैं। तो देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन का मतलब। इसकी डेफिनेशन का मतलब जो ये बता रहा है, यानी जो इसकी डेफिनेशन का मतलब है, ये जो बताने की कोशिश कर रहा है उसका प्रवास का मतलब किस प्रकार से क्या होता है। तो प्रवास का मतलब हम देखते हैं। प्रवास के मतलब में ये क्या कह रहा है कि जनसंख्या में ये बड़े स्तर पर क्या दिखता है, परिवर्तन देखने के लिए मिलता है इसके दौरान, यानी जनसंख्या में बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। अब परिवर्तन कैसे दिखता है? परिवर्तन दिखने के लिए क्या है कि उद्गम स्थान, कौन सा स्थान? उद्गम स्थान। उद्गम स्थान यानी जहाँ से जनसंख्या ने एक जगह से निकलना शुरू किया, और गंतव्य स्थान यानी जहाँ वो जनसंख्या जाकर क्या हो गई, बस गई। ठीक है, इन दोनों को मतलब इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब जहाँ से जनसंख्या निकली है वहाँ पर जनसंख्या कम होगी और जहाँ पर आके बसेगी वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो यही हमें जनसंख्या परिवर्तन के अलग अलग स्वरूपों को क्या करता है, दिखाता है। अब प्रवास कैसा हो सकता है? स्थायी प्रवास हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हाँ, लोग एक जगह मतलब से दूसरी जगह हमेशा के लिए जाकर छोड़कर बस जाएं। मौसमी प्रवास भी हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण लोग प्रवास करते हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बड़े पैमाने पर प्रवास कोई और भी बहुत सारे आकर्षक प्रतिकर्षक कारक हो सकते हैं, जिसके हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मौसमी प्रवास क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण दे दूं। जैसे कि पहाड़ी जगहों पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जब कम ठंडी पड़ती है तो लोग पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं और ज़्यादा ठंडी पड़ने के कारण वो घाटी के इलाकों में आ जाते हैं। तो ये प्रवास के अलग अलग कारण हैं। जैसे जैसे प्रवास अलग अलग रूप में प्रभावित होगा वैसे वैसे जनसंख्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अब प्रवास के दो प्रकार होते हैं। अपकर्षक, पहला प्रकार कौन सा होता है, अपकर्षक कारक, यानी अपकर्षक के कारण कैसे प्रवास होता है, और दूसरा कारण होता है वो होता है प्रतिकर्षक, यानी प्रतिकर्षक कारक। तो हम दोनों के विषय में अब चर्चा करेंगे कि अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवास के अपकर्षक कारक क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपकर्षक कारक में गंतव्य स्थान, उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं, यानी गंतव्य स्थान को उद्गम जो स्थान की अपेक्षा अधिक मतलब आकर्षित बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये बनाने का मतलब है इसके अंदर काम के बेहतर अवसर मिलते हैं, रहन सहन का बेहतर अवसर मिलता है, शांति स्थान और अनुकूल जलवायु मिलती है। ठीक है, यानी काम के बेहतर अवसर, यानी रोज़गार ज़्यादा होगा तो साफ सी बात है भाई दूसरी जगह लोग जाएंगे। रहन सहन अच्छा होगा, वहाँ पर कैसे साफ़ सफाई है, वहाँ पर किस हिसाब से लोग रह रहे हैं, तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। शांति और कहा जाता है कि स्वास्थ्य, शांति यानी वहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, किसी प्रकार की कोई दंगे फसाद नहीं होते, तो ये सब चीज़ें भी और ज़्यादा मायने रखती है। अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु का मतलब है कि लोगों के रहने के योग्य जलवायु हो, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़े ना ज़्यादा ठंडी पड़े। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट और है इसका, उसका है मतलब एक तरीके से जो पाँचवा पॉइंट है इसका वो है जीवन और संपत्ति की सुरक्षा। यानी अगर कोई भी नई जगहों पर जाता है तो वहाँ जीवन और संपत्ति की एक तरीके से अच्छे स्तर पर सुरक्षा हो, तब भी बड़े स्तर पर कहा जाता है कि मतलब लोगों को अच्छे जीवन स्तर और अच्छी नीतियों का लगातार विकास स्तर क्या होगा, देखने के लिए मिलेगा। ये भी इस कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब आता है प्रवास का दूसरा कारण। प्रवास का दूसरा कारण है प्रतिकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारक होता क्या है? प्रवास के प्रतिकर्षक कारक उद्गम स्थान को उदासीन स्थल बनाते हैं। इस कारक की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे में हमने क्या पढ़ा कि उसे मतलब दूसरे स्थान को आकर्षित करते हैं, लेकिन ये उदासीन बनाते हैं। ठीक है ना, इसके विषय में हम देखते हैं कि किन कारणों से ये उदासीन बनता है। ठीक है ना, इसके कौन कौन से कारण होते हैं और कौन कौन सी वजह होती हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो कारक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये सारे इसके 6 अलग अलग कारक हैं। कौन कौन से कारक उदासीन बनाते हैं? रहन सहन की निम्न दशाएं, यानी रहन सहन की दशाएं बिल्कुल ख़राब हो। रहन सहन की अगर दशाएं बिल्कुल निम्न हो तो रहन सहन की दशाएं एकदम निम्न होने के कारण ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ख़राब होता है। राजनीतिक परिस्थितियाँ,
हो सकता है देश की उस समय और उस स्थान की राजनीतिक परिस्थितियाँ अच्छी ना हो, हिंसा हो बड़े पैमाने पर और व्यवस्था खराब हो। साथ ही साथ कहा जाता है कि प्रतिकूल व जलवायु, यानी जलवायु हो सकता है उनके अनुकूल ना हो, गर्मी ज़्यादा पड़ती हो, ठंडी ज़्यादा पड़ती है, बरसात ज़्यादा होती है, उसके कारण स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो। प्राकृतिक विविधता हो सकता है वहाँ भूकंप, बाढ़ या इस तरीके से मतलब बड़े स्तर पर किसी प्रकार की महामारी हो, ये सब चीज़ें हो सकती है जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लोग उस स्थान को छोड़ दें। आर्थिक पिछड़ापन भी हो सकता है रोज़गार ना हो उस एरिया में, या तो विकास का स्तर अच्छा ना हो, जिस वजह से कहा जाता है कि लोग अपने स्थान को छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने इस लेसन में जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखा कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, हमने उसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। फिर हमने परिवर्तन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास होते हैं। प्रवास के हमने 2 प्रकार पढ़ा। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगर जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न समस्याएं क्या होती है, यानी अगर आपके देश में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ हो रही है तो उससे उत्पन्न कौन सी समस्याएं होती हैं। सबसे पहली समस्या होती है संसाधनों पर अत्यधिक भार, यानी संसाधनों को ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। जैसे कि आपके घर में अगर 2 लोग हैं तो कम राशन और कम चीज़ें लगेंगी, लेकिन आपके घर अगर बहुत ज़्यादा 10-15 लोग हैं तो आपके घर ज़्यादा संसाधन चाहिए, ज़्यादा रोज़गार चाहिए सबके लिए, ज़्यादा कपड़े लत्ते, यानी सब कुछ चीज़ें ज़्यादा चाहिए। तो ये चीज़ें देश पर भी आधारित होती है कि देश में भी संसाधनों पर अत्यधिक भार क्या होता है, लगता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है संसाधनों की तीव्र गति से ह्रास, यानी अगर ज़्यादा लोग होंगे, साफ सी बात है देश के अंदर, तो संसाधनों को तीव्र गति से ख़त्म होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगली चीज़ आती है आपकी जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई। अत्यधिक लोग होंगे तो उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, उनके लिए परिवहन चाहिए, उनके लिए साफ सी बात है कि स्कूल चाहिए, मतलब हर चीज़ भरण पोषण के लिए ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसके में समस्याएं आ सकती हैं कि उनका कैसे उनकी जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उनको विभिन्न प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएँ। विकास की गति में अवरुद्ध होना, साफ सी बात है अगर घर में अत्यधिक लोग हैं या देश के अंदर अत्यधिक जनसंख्या है तो विकास में आड़े आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जनसंख्या जब अत्यधिक बढ़ने लगी तो उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई। क्यों अपनाई भाई? अपनाने का मतलब यही था कि भाई साफ सी बात है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो उस चीज़ को मतलब संभाल नहीं पाएगा और अत्यधिक संसाधन और इकोनॉमिक दिक्कतें या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए उसने क्या की, इस तरीके की 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया। ठीक है, अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये है जनसंख्या ह्रास में परिवर्तन। अगला पॉइंट क्या है हमारा? जनसंख्या ह्रास, यानी अगर जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या ह्रास में परिवर्तन का मतलब है अगर जनसंख्या किस प्रकार से अगर कम होती है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और जनसंख्या ह्रास में कौन सी दिक्कतें आती हैं। अगर जनसंख्या कम होती है तब भी दिक्कत आती है। सबसे पहली दिक्कत आती है संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, यानी जो संसाधन, जितने भी संसाधन होते हैं, अगर आपके घर में कहीं ना कहीं बड़ा घर है और सब चीज़ें हैं और अगर आपके पास कम ही लोग हैं तो संसाधनों का साफ सी बात है पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है, यानी समाज की जो आधारभूत संरचना है, जैसे हर चीज़ों को सभी लोग रहेंगे तो अच्छे से अपना दायित्व निभा पाएंगे या अच्छे से उन चीज़ों को उपयोग कर पाएंगे, वो चीज़ आधारभूत संरचना खत्म हो जाती है। देश का भविष्य चिंता और निराशा में डूब जाता है। साफ सी बात है देश में अगर सही मात्रा में लोग नहीं हैं और हर प्रकार की मतलब छवि वाले लोग नहीं मौजूद हैं तो देश के अंदर बड़े स्तर पर कहा जाता है कि देश का भविष्य तो डूबना ही डूबना है, चिंता और निराशा में। ठीक है, अब हम इस लेसन के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिस पॉइंट का नाम है अगर किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव। यानी अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है, यानी देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो उस देश में आर्थिक विकास पर पड़ने वाला कौन सा प्रभाव है ये हम देखते हैं। ठीक है ना, यानी तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होने पर आर्थिक विकास में 2-3 तरह के प्रभाव मेनली क्या होते हैं, पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव क्या होता है? आर्थिक व सामाजिक प्रभाव कौन कौन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीव्र गति से जिस देशों की जनसंख्या बढ़ती है, सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की समस्या, यानी भोजन की समस्या उस देश में कैसे आती है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन पदार्थ की आवश्यकता में पूर्ति में कठिनाई हो जाती है। यानी अगर बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है तो भोजन में कहीं ना कहीं कम होता है। साफ सी बात है भाई, देश के अंदर अत्यधिक लोग रहेंगे तो भोजन में तो कमी आनी है। इस तरीके की पहली समस्या। दूसरी समस्या, सबसे अहम कौन सी समस्या है, वो है आवास की समस्या।
आवास की समस्या का मतलब है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी हो जाती है और लाखों लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपके देश में संसाधन नहीं है, आप सबके लिए घर नहीं बना सकते, तो आवास की समस्या तो आनी आनी है। लोग कहीं ना कहीं घरों में नहीं रह पाएंगे और लोग किस प्रकार से झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों को रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे अहम समस्या जो है वो कौन सी समस्या है? वो समस्या है आपकी बेरोजगारी की समस्या, यानी बेरोजगारी होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी की एक गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आती है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार का अवसर कम हो जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी आपके देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो आर्थिक विकास का अवसर आपके देश में कम रहेगा। इसके कारण कहा जाता है कि रोजगार व्यवस्था में लगातार कमी आती है और इसके कारण भुखमरी भी हो सकती है और लोग बड़े पैमाने पर कहा जाता है कि सिर्फ भुखमरी से मारे जा सकते हैं। अत्यधिक जनसंख्या का जो चौथा प्रभाव पड़ता है देश के अंदर वो है निम्न जन्म दर स्तर। निम्न जन्म दर स्तर क्या होता है? निम्न जीवन स्तर क्या होता है? निम्न जीवन स्तर का मतलब क्या? अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और इसलिए जीवन स्तर घट जाता है। साफ सी बात है, अत्यधिक जनसंख्या है अगर देश के अंदर तो कहीं ना कहीं लोगों की आय क्या होगी? कम हो जाएगी। लोगों की आय कम होने के कारण, बड़े स्तर पर अगर लोगों की आय कम हो जाएगी तो उनका जो जीवन स्तर है, जिस तरीके से वो अपनी दिनचर्या चलाते हैं, वो व्यवस्था क्या होगी? ख़राब होती चली जाएगी और जीवन स्तर में लगातार क्या आएगी? कमी आएगी। अब जो इसका पांचवा टॉपिक है वो है, अगर आपके देश में जनसंख्या ज़्यादा होगी तो पांचवा टॉपिक क्या है कि जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव। ठीक है ना, बढ़ती जनसंख्या में खाद्य पदार्थों को पूर्ति करने के लिए कृषि के लिए अत्यधिक दबाव पड़ेगा। कि अगर अधिक जनसंख्या होगी तो कृषि के लिए लगातार अत्यधिक रूप में क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। जनसंख्या के कारण, अधिक जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थ की पूर्ति के लिए किसानों को अत्यधिक उत्पादन करना पड़ेगा। इस वजह से देश के अंदर और भी गंभीर खतरा आ सकता है। छठा जो कारण है वो है बचत में कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमत बढ़ जाती है तथा बचत में कमी आती है। साफ सी बात है भाई, अगर आप ज़्यादा जनसंख्या है घर में तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो बचत तो होगी नहीं। इसी प्रकार से देश पर भी दायित्व पड़ता है। स्वास्थ्य, यानी अत्यधिक जनसंख्या होगी तो साफ सी बात है गंदगी बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य और सफाई स्तर का भी निम्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जनसंख्या वृद्धि के हमारे देश में अलग अलग क्या पड़ते हैं? प्रभाव पड़ते हैं। हमने इसके 6 से 7 कारण देखे। भोजन की समस्या है, सबसे पहले आवास की समस्या है, बेरोजगारी है, निम्न जीवन स्तर है, जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव पड़ता है, बचत में कमी है और स्वास्थ्य सुविधा में। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ अपना चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हम जनसंख्या संक्रमण क्या होता है, यानी किस प्रकार से जननांकीय संक्रमण होता क्या है। जननांकीय संक्रमण क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने में मदद करता है। ठीक है ना, यानी जननांकीय संक्रमण क्या है? ये बड़े स्तर पर क्या करता है? ये बड़े स्तर पर हमें जनसंख्या को भविष्य में, यानी जनसंख्या जो भविष्य में उसके पूर्व अनुमान लगाने में मदद करता है। अब कौन सी मदद करता है भाई ये? इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? कोई देश या समाज ग्रामीण, खेती या अशिक्षित में उन्नति किस प्रकार से करके नगरीय उद्योग और साक्षरता बनाता है, तो उस समाज के उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति में लगभग परिवर्तन आता है। इस परिवर्तनों में कहा जाता है कि हम अवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी उस समाज में हम बात करेंगे कि अगर उस समाज में जनसंख्या संक्रमण को हम किस हिसाब से देखेंगे। जनसंख्या संक्रमण की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा हम उस समाज में बात करेंगे कि संक्रमण के विषय में वो जनसंख्या भविष्य में किस प्रकार से अगर अत्यधिक रूप में नगरीय होती है या अत्यधिक रूप में साक्षर होती है तो उसके बाद उसके राज्य में उच्च जन्म दर है, निम्न जन्म दर है, या निम्न जन्म दर या उच्च जन्म दर, यानी हम जन्म दर और मृत्यु दर के हिसाब से किस हिसाब से हर चीज़ों को हम मापेंगे और फिर देश के अंदर अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे। तो जननांकीय संक्रमण के 3 प्रकार होते हैं और 3 अवस्थाएं इसकी मेनली होती हैं। जननांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो हम तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं, हमें जननांकीय चक्र के बारे में पता लग जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जननांकीय चक्र की प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। यानी प्रथम अवस्था में क्या है? जननांकीय संक्रमण के उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर दोनों उच्च है। तो जनसंख्या धीमी गति से, मतलब जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? धीमी गति से होती है। और अत्यधिक लोगों को प्राथमिक व्यवसाय में लोग होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि से और ज़मीन से जुड़े होते हैं। पूरे
पूरे बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं और जीवन की प्रत्याशिता निम्न होती है, ठीक है ना। यानी बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं और जीवन की प्रत्याशिता जीवन की प्रत्याशिता कम होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर उन देशों में होता है जो देश मतलब अभी विकासशील होते हैं या अभी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे देश होते हैं, उन देशों में ज़्यादा होता है। अब हम दूसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। जननांगीय संक्रमण की दूसरी अवस्था वो है तुम्हारी द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है, यानी जन्म दर उच्च रहती है किंतु समय के साथ घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है। जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, बाद में घटने लगती है, ठीक है ना। तो ये मतलब मिडिल स्थिति है। इस स्थिति को क्या कहेंगे हम, मध्यम स्थिति कहेंगे। ये मध्यम स्थिति है जिसमें हमने क्या पढ़ा कि आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है किंतु समय के साथ घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है और जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन बाद में जनसंख्या घटती भी है। तो ये चीज़ें हमें मिडिल स्थिति को क्या करती है, दिखाती है। तृतीय अवस्था क्या है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, लगभग संतुलन की स्थिति में होती है और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या बहुत कम वृद्धि होती है। इस अवस्था में कहा जाता है कि जनसंख्या शिक्षित हो जाती है, तकनीक का ज्ञान द्वारा विचार और किस प्रकार से पूर्वक परिवार के आकार में नियंत्रण आता है, ठीक है ना। तो ये अगर हम बात करें तो ये जनसंख्या किस प्रकार से सबसे अच्छे स्तर की मानी जा सकती है, ठीक है ना। यानी तृतीय वाली जनसंख्या सबसे अच्छी स्तर की मानी जा सकती है। इसमें कम जनसंख्या और बड़े स्तर पर शिक्षा का स्तर अच्छा है, तकनीकी ज्ञान यानी सभी चीज़ें क्या है, काफ़ी अच्छे से बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का हमने ये लेसन ख़त्म किया। इस लेसन के अंदर हमने अभी तक जो हमने इस मतलब दूसरे पार्ट के अंदर जो चीज़ें देखी हैं उसके अंदर हमने क्या क्या देखा। उसके अंदर हमने देखा किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, ठीक है ना, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास। प्रवास के 2 प्रकार होते हैं, पहला है अपकर्षक प्रवास और दूसरा कौन सा है, प्रतिकर्षक प्रवास। ये हमने देखा। उसके अंदर हमने फिर देखा कि जनसंख्या की अगर वृद्धि होती है तो उसकी क्या समस्याएं होती हैं, जनसंख्या ह्रास होती है तो उसकी क्या समस्या होती हैं। किसी देश की जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ रही है तो उस देश के आर्थिक विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, ठीक है ना, जिसमें भोजन की समस्या है, आवास की समस्या है, बेरोजगारी है, निम्न जीवन स्तर है, जनसंख्या में कृषि पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, बचत में कमी आती है, स्वास्थ्य सुविधा खराब होती है, ये चीज़ें। फिर हमने जननांगीय संक्रमण देखा कि जननांगीय संक्रमण क्या होता है और जननांगीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट का जो ये वीडियो था यानी इस दूसरे अध्याय का जो वीडियो था ये हमने समाप्त कर लिया है। हमने अपना दूसरा अध्याय पूरा कर लिया ज्योग्राफी का, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा कि विश्व जनसंख्या में वितरण, वृद्धि और घनत्व के क्या क्या किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं और किस हिसाब से अलग अलग नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार से हमारी ज्योग्राफी की और भी वीडियो आएंगी। ये दूसरा लेसन हमने ख़त्म किया, इसको हमने 2 पार्ट में ख़त्म किया। इस लेसन के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो आप इसी प्रकार के और भी आगे वीडियो देखने के लिए सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।